अस्सलामुअलैकुम। आज से इंशाल्लाह हम लोग अपने सेगमेंट में सॉलिड बॉडी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे और उसका टाइटल है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर सुपर कंडक्टिविटी। यानी आज के इस सेगमेंट में हम लोग ये बात करेंगे कि सुपर कंडक्टर होता क्या है, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे और फिर इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन पर भी बात डिटेल से करेंगे। राइट, तो कॉपी पेन ले लीजिए ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना हो तो वो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। ओके, इसमें सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, चले इसको तो हम बाद में देखते हैं। पहले एक छोटे से वर्ड का मतलब फिर समझते हैं। देखिएगा, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात है। पहले के लेक्चर्स में ना मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स मिलकर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, उसकी स्पीड को, फ्लो को स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। और उसकी जो ये एबिलिटी होती है उसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नाम दिया था। देखिए, रेजिस्टिविटी जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया और लेंथ बात करते हो तो रेजिस्टिविटी, बगैर रेफरेंस के आप बात करोगे तो रेजिस्टेंस। यानी किसी कंडक्टर के अपोज करने की वो एबिलिटी जो चार्जेस के फ्लो के दौरान हो, बस इतना बोलोगे तो रेजिस्टेंस। विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ और एरिया भी डिफाइन कर दो तो वो रेजिस्टिविटी हो जाएगा। सही है, अच्छा। लेकिन अभी इस सेगमेंट में पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता किसकी वजह से है। समझिएगा, देखिए, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स है, ये कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स है। सॉलिड बॉडी है तो आपने पढ़ा है कि सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशंस करते हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेटरी मोशंस कर रहे होंगे, जितने भी हैं सब वाइब्रेटरी मोशंस कर रहे होंगे। मोशन से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। अब उस हीट की वजह से क्या होता है, कंडक्टर का अपना एक टेम्परेचर होता है, यानी हीट की प्रोडक्शन हो रही है वाइब्रेटिंग मोशन से, उससे अपना एक टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इस तरह हम कहते हैं कि हर सॉलिड बॉडी का अपना कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। इस सेंस में बात समझ में आ गई कि सॉलिड बॉडी है तो उसके मॉलिक्यूल मूव करते रहते होंगे, मूव कर रहे हैं तो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, मोशन से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से क्या पैदा होगा? हीट। अब जब आप इसके साथ एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर दो, ये पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया तो ये चार्जेस का फ्लो होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां इसमें से गुजरने की कोशिश करेंगे
तो थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी हीट की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके फ्लो में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उस हीट की वजह से, उस थर्मल एनर्जी की वजह से। उसी प्रॉब्लम को, यानी थर्मल हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन की फ्लो को जो प्रॉब्लम हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, सही है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होगी। टेम्परेचर जितना कम, रेजिस्टिविटी इतनी कम, राइट। तो एक काम कीजिए, इस कंडक्टर के लिए जरा कूलिंग का प्रोसेस शुरू कीजिए। किसका प्रोसेस शुरू कीजिए? कूलिंग का, यानी टेम्परेचर को कम करना शुरू कीजिए। टेम्परेचर को कम करना शुरू कीजिए। जब टेम्परेचर कम करते जाओगे और टेम्परेचर कम होते 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 जब ये नियर अबाउट 4.2 केल्विन, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं नियर अबाउट 4.2 केल्विन तक, या उससे नीचे आ जाओ, तो थर्मल हीट ना होने के बराबर हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात कूलिंग है, टेम्परेचर कम किया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गया, हीट बनना कम हो गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि 4 केल्विन से अगर आप नीचे आ जाते हो तो थर्मल हीट तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। तो आप कह सकते हो ना कि रेजिस्टिविटी क्या हो गई? जीरो हो गई, ना होने के बराबर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करने की कोशिश करता है तो अपोजिंग फोर्स उसको मिलती ही नहीं है, उसको मिलती नहीं है। तो जब मिलती नहीं है तो उसका फ्लो बड़ा अच्छा हो जाता है, आसानी से फ्लो कर रहा होता है। तो जब चार्जेस के फ्लो के दौरान अपोज करने की एबिलिटी, रेजिस्टिविटी न मिले, तो हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी है। यानी कंडक्टिविटी, चार्जेस के फ्लो करने की सलाहियत। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट में है। तो जब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ना होने के बराबर हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसे कंडक्टर को, जिसमें से चार्जेस बगैर किसी रेजिस्टेंस के फ्लो कर रही है, ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। और इसकी जो पूरी एबिलिटी है उसको कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट बाकायदा किया गया। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले मर्क्यूरी पे किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? मर्क्यूरी पर। ये डच दो साइंटिस्ट थे। 1911 में, 1911 में डच साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब सब्सटेंस को कूल किया गया, टेम्परेचर कम किया गया, लेस देन 4 केल्विन किया गया, तो रेजिस्टिविटी खत्म हो गई थी। यह बाकायदा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है, तभी तो इस वक्त हमारी नॉर्मल लाइफ में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिस पे थोड़ी देर बाद अभी हम लोग बात करेंगे। 1911 में डच साइंटिस्ट ने मर्क्यूरी पर कूलिंग प्रोसेस का फिनोमेना किया था, और कूलिंग प्रोसेस के दौरान उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जब टेम्परेचर लेस देन 4 केल्विन के इक्वल हुआ,
तो रेजिस्टिविटी खत्म हो गई, चार्जेस का फ्लो बहुत आसान हो गया, बगैर रेजिस्टेंस के वो फ्लो करना शुरू किया। तो इस फिनोमेना को कहा गया सुपर कंडक्टिविटी। और जिन सब्सटेंस के अंदर सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना होगा उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। हम लोग तकरीबन ये कहते हैं कि सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है, जिसकी रेजिस्टिविटी होती नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात तो ज़हन पे रखनी चाहिए कि 100%, 99.9%, 99.5% आप बोल सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी है। 100% रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए ऐसा मुमकिन होता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी है ही नहीं वो सुपर कंडक्टर है, वहां पे सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना है। सबसे बेहतर ऑप्शन ये कि हम ये कहें कि वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी 4 एक्सपोनेंट -25 ओम मीटर हो, वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो 4 इंटू 10⁻⁻25 ओम मीटर। तो ऐसे कंडक्टर को आप क्या कहिएगा सुपर कंडक्टर। उसके अंदर कंडक्टिविटी का फिनोमेना सुपर होगा, रेजिस्टिविटी ना होने के बराबर होगी, राइट। चलें, ये तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि सुपर कंडक्टर होता क्या है। मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई होगी कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। अच्छा, अब अगर हम लोग सुपर कंडक्टर की एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक बड़ा नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाला बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है एमआरआई। ये नॉर्मल लाइफ में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बड़ा यूज करते हैं हम लोग। कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, समझ में नहीं आ रहा इश्यू क्या है, हम कहते हैं इस हिस्से का एमआरआई कर लें। एमआरआई स्टैंड्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन सिस्टम, जिसे हम लोग मैगलेव ट्रेन सिस्टम भी कहते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में आपने सुना होगा ना कि जापान, जर्मनी, रशिया में ऐसे ट्रेन, अब आजकल का चाइना में भी ऐसे ट्रेन चलते हैं जो हवा में होते हैं, यानी सरफेस को छोड़कर मूव कर रहे होते हैं, जिसकी स्पीड तकरीबन साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा होता है। ये सुपर कंडक्टर की ही एक एप्लीकेशन है, सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशन है एमआरआई का फिनोमेना, जिससे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये भी सुपर कंडक्टिविटी की एग्जांपल है। फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो छोटे छोटे मोटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी स्मॉल साइज मोटर, वो भी सुपर कंडक्टिविटी पे काम कर रहा है। फिर इसके अलावा हाँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है सुपर कंडक्टिविटी की सुपर कंप्यूटर, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है। ये जो सारी मैंने बताई ना, एमआरआई, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन सिस्टम, या स्मॉल साइज मोटर, या सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंप्यूटर, ये सब सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशन है। तो किसी एक को जरा एक्सप्लेन करते हैं।
किसी एक को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में तो आए कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। सारी एग्जाम्पल्स के बारे में डिटेल में बताना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस इसकी परमिशन ही नहीं दे रहा। किसी एक को जरा एक्सप्लेन करते हैं। तो जरा पहले मैं इसको अरेंज कर लूं, आप लोग 1 मिनट रुकिए। सॉरी, मैं जरा इसको अरेंज करने की अरेंजमेंट के लिए गया था, इसको जरा अरेंज किया ताकि सुपर कंडक्टिविटी के एग्जाम्पल्स पर हम लोग बात कर सकें। देखिएगा, चलिए हम लोग जिस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं वो एग्जाम्पल ले लेते हैं MRI, मैग्नेटिक आर के लिए इस्तेमाल करते हैं रेजोनेंस, और आई के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इमेजिंग। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये इस्तेमाल कब और कैसे होता है, यानी कहाँ होता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी की मुख्तलिफ टिश्यूज की हाई क्वालिटी इमेज ड्रॉ करने की ये टेक्नोलॉजी है। यानी जब आप मेडिकली किसी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि जो प्रॉब्लम आपको है वो प्रॉब्लम का रीजन हकीकत में क्या है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, टिश्यूज में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये हम जानने के लिए करते क्या है, हम कहते हैं कि यार ऐसा करो, इस हिस्से का इमेज ड्रॉ करके ले आओ। अब उसका इमेज ड्रॉ करना वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो पहले जरा टाइटल पे गौर कर लीजिए। पहले मैं जरा टाइटल का मतलब बताऊं ताकि आपको आसानी हो समझने में। इमेजिंग तो सही है, यानी इमेज ड्रॉ करना टिश्यूज की। रेजोनेंस का मतलब होता है जाना और फिर वापस आना, जाना वापस आकर रिस्पॉन्ड करना। नॉर्मली इस सेंस के लिए हम लोग रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा, देखते हैं। मैग्नेट से लिया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा, सबसे पहली चीज कि MRI मशीन जो है, जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज की इमेज को डिटेक्ट करेगा, फंक्शंस के दौरान उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट 60,000 टाइम्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपको पता है ना कि अर्थ इटसेल्फ खुद एक मैग्नेट है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अट्रैक्ट करने की एक एबिलिटी है। MRI मशीन के अंदर बेइंतहा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में तकरीबन 60,000 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड MRI मशीन के अंदर जनरेट होती है। मतलब ये हुआ कि जब आप MRI के लिए तैयार होते हैं, या आप में से किसी ने MRI कराई हो तो उनको अंदाजा होगा कि MRI करने से पहले हम आपको एक खास किस्म का लिबास दे देते हैं। रीजन, आपके पूरे बॉडी के अंदर या स्पेशली जिस हिस्से का MRI होना है, या बॉडी का वो हिस्सा जो MRI मशीन से गुजरना है, मैग्नेट की बनी हुई कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए।
यानी आपके बॉडी के पास जैसे की चैन है, मोबाइल है, या अगर आपने टीथ ट्रांसप्लांट कराई है, कोई मेटल की कोई टीथ लगी हुई है, या आपने टैटू बनवाया हुआ है, टैटू के इंक के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, या जैसे आपने कोई लिबास पहना हुआ जिसमें जिप लगी हुई है, मैग्नेट से बनी हुई कोई चीज आपकी बॉडी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। यानी मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। 60,000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है एज कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई मशीन के अंदर। फर्ज कीजिए कि आपने इस हिस्से में टैटू बनाया है, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसकी इंक में। जब एमआरआई मशीन के अंदर ये हिस्सा जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करके खींच के पूरा बाहर निकाल देगा। हो सकता है कि आपका ये पूरा हिस्सा वो खींच के बाहर निकाल देगा, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी अगर बात लोग हार्ट के अंदर पेसमेकर इस्तेमाल करते हैं तो वो तो एमआरआई नहीं करा सकते उस हिस्से का, क्योंकि अगर वो एमआरआई मशीन में एंटर हुए, मेटालिक सब्सटेंस का बना होता है, वो उसको वहां से खींच के दिल से बिल्कुल बाहर निकाल देगा, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जिन्होंने एमआरआई करानी है पहले तो वो अपने आप को मेटल या मेटल से बनी हुई सारी चीजों को जिस्म से निकाल दे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाए, बाल लोगों का ऑपरेशन होता है, बात को कहीं पर रॉड लगा देते, कोई प्लेट लगी होती जिस्म में, तो अगर एमआरआई के लिए आप जाते हो तो आप डॉक्टर को लाजमन इन्फॉर्म करो कि आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, ताकि मैं आपको बता दूं कि अगर फर्ज कीजिए कि आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई रॉड प्लेट लगी है मेटल की, और आप एमआरआई मशीन के अंदर एंटर होते हो, और अगर वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है तो वो उसको अट्रैक्ट करके खींच के आपके जिस्म से बिल्कुल बाहर निकाल देगा। तो सोचिए फिर ऐसी सिचुएशन में होगा क्या। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा चले, अब ये काम कैसे कर रहा है, सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना कैसे हो रहा है समझते हैं। सुनिएगा, आपको पता है कि इंसान के जिस्म में तकरीबन कहा जाता है कि 70% पानी है, वाटर है। इंसान का बॉडी का तकरीबन 70 हिस्सा जो है, 70% हिस्सा जो है वो वाटर पे बेस करता है, यानी H2O। इसका मतलब है कि इंसान के जिस्म में हाइड्रोजन की तादाद बहुत है। हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन। इसका मतलब है इंसान के जिस्म में बेइंतहा प्रोटॉन्स मौजूद है। अच्छा, फिर आपको यह भी शायद पता हो कि ये प्रोटॉन इंसान के जिस्म में स्पिन मोशन कर रहा होता है। स्पिन मोशन मतलब ये स्पिन मोशन अपने एक्सिस के अंदर मूव कर रहा होता है, अपने एक्सिस के अंदर मूव कर रहा होता है। इंसान के जिस्म में ह्यूज अमाउंट हमें प्रोटॉन्स की तादाद होती है, हाइड्रोजन होता है जो स्पिनिंग कंडीशन में होती है, अपने एक्सिस के अंदर मूव कर रहा होता है, लेकिन उनकी मोशन जरा रैंडमली होती है। उनकी मोशन क्या होती है? रैंडमली। मतलब कोई प्रोटॉन इधर जा रहा है, कोई 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 इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इस तरफ है, रैंडमली। तो होता क्या है, जैसे ही इंसान का जिस्म एमआरआई मशीन्स के अंदर आता है, और जैसे ही आप एमआरआई मशीन को ऑन करते हो, एमआरआई मशीन से हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, पहले भी मैंने बताया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में 60,000 टाइम्स ज्यादा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है। जैसे ही वो पेनिट्रेट होता है, ये सारे प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन जो रैंडमली मोशंस में हैं, इन सब को इनलाइन कर देता है।
इन सबको एक लाइन में कर देता है, इन सबको एक लाइन में कर देता है, इन सबको एक लाइन में कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये सारे एक डायरेक्शंस में आ गए, एक डायरेक्शंस में आ गए, एक डायरेक्शन में आ गए, इन लाइन कर दी। फिर क्या करते हैं हम लोग, एमआरआई मशीन्स के अंदर एक एक्सटर्नल कॉइल यूज होता है, उसके जरिए हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो पास आउट करते हैं, पास इन करते हैं। यानी एमआरआई मशीन को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, ये जो प्रोटॉन्स हैं उस फिनोमिना के दौरान उसमें से एनर्जी अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इनलाइन है, उनकी 180 डिग्री तक या 90 डिग्री के अंदर उसकी रोटेशंस भी शुरू हो जाती है, यानी ऐसे या मैक्सिमम ऐसे। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो स्पिनिंग कंडीशन में इनिशियली था, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनलाइन हुआ, फिर जब रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने दी, इस सारे फिनोमिना के दौरान ये प्रोटॉन्स यानी ये हाइड्रोजन उसमें से एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देता है अपने अंदर। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर फ्रीक्वेंसी पास करने के बाद फ्रीक्वेंसी देना बंद। जैसी फ्रीक्वेंसी देना बंद करते हैं, ये सारे प्रोटॉन्स अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना शुरू कर देता है, वापस करना शुरू कर देता है और अपनी पोजीशन पर यानी इनलाइन होने की कोशिश करता है। वो जो अपनी एनर्जी को रिस्टोर करता है, वो एनर्जी हम सर्किट्स के थ्रू स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं। और जैसे वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होता है, तो वो जहां जहां से गुजरकर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी जहां जहां से गुजरकर आई है, उस हिस्से का एक क्लियर इमेज आपको स्क्रीन पर शो करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये उस हिस्से की इमेज है जहां से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो पास इन हुई है। तो इस तरीके से हमें ये क्लियर समझ में आना शुरू होता है कि ये बॉडी के इस हिस्से के टिश्यूज की शेप इस वक्त है क्या। फिर डॉक्टर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है कि इस हिस्से के टिश्यूज की शेप क्या होती है। फिर आपको जो मिली है इस टेक्नोलॉजी के जरिए, तो उससे हम ये रिकन्फर्म करते हैं कि शेप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या जो इमेज बना है उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अब टिश्यूज क्या है, ताकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। राइट। तो इस तरीके से ये एमआरआई मशीन जो है वर्क करती है बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज के इमेज को डिटेक्ट करने के लिए। और इस पूरे फिनोमेना के दौरान कंडक्टिविटी कहीं नहीं होती, रेजिस्टिविटी कहीं नहीं होती। कंडक्टिविटी हाई होती है, जितनी एनर्जी देते हैं वो सारी एनर्जी वापस आती है। जिस्म के अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि अगर वो एनर्जी जिस्म के अंदर रह जाएगी तो वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही एडवांटेज है सुपर कंडक्टिविटी की। हम एमआरआई मशीन्स को, एमआरआई को एनएमआरआई भी कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड या जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने एंटर की, वो सुपर कंडक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वो सारी की सारी एनर्जी बाउंस बैक होकर वापस मिलती है और उसी से हम लोग इमेज की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। राइट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एमआरआई जो है इसका मतलब क्या है, इस बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज को मैग्नेटिक फील्ड यूज करके किस तरीके से उसको डिटेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कुछ छोटी छोटी मशीन मोटर यूज करते हैं, जैसे रोबोटिक सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज करने के लिए जो छोटे छोटे मोटर इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर भी सुपर कंडक्टिविटी का होता है। उसमें नॉइज बिल्कुल नहीं होती है, ना होने के बराबर।
इसी तरह आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा कि मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है वो मैग्नेटिक ट्रेन चलती है, यानी सरफेस से ऊपर होके चलती है। सरफेस से ऊपर होके चलने का मतलब है तकरीबन 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के दरमियान ये सरफेस है, अर्थ सरफेस 10 सेंटीमीटर ऊपर से जा रही होती है। वो भी सुपर कंडक्टिविटी की एक एप्लीकेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन सिस्टम। तो खैर हमारे सिलेबस में इतनी एक्सप्लेनेशन इसकी है नहीं, मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन से ट्रेन सिस्टम में हम कहते हैं कि ये जो ट्रेन वाला हिस्सा होता है जहां पर पैसेंजर्स होते हैं और नीचे वाले हिस्से पर एक नॉर्मल कॉइल यूज होता है जो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करता है। इसके ऊपर हाई क्वालिटी का मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, वो यूज होती है। और जब हम करंट पास करते हैं तो वो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करता है और ये ऊपर उठता है। और पूरी जो आपकी ट्रेन क्या ट्रेवलिंग पाथ है, पूरे हिस्से पर इसी तरीके से वो कॉइल की फिटिंग हुई भी होती है। और जब इसकी मूवमेंट होती है तो ये हाई क्वालिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जहां रेजिस्टिविटी होती नहीं है, जब वो एक्ट होता है तो ये ट्रेन ऊपर की तरफ मूव कर जाता है रिपल्जन की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और ये मूव कर रहा होता है। खैर डिटेल में तो यहाँ पर बताना मुमकिन नहीं है। इसी तरह सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके अपने एडवांटेजेस हैं। तो पेपर में अगर ये आ दिख जाएगा तो यही पूछा जा सकता है कि एमआरआई क्या होता है, सॉरी सुपर कंडक्टर क्या होता है, और सुपर कंडक्टर की कोई एप्लीकेशन जो है उसको जरा एक्सप्लेन करें। राइट, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सुपर कंडक्टर क्या होता है और उसकी एक एप्लीकेशन एमआरआई पर हम लोगों ने डिटेल में बात की। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इस पर इतनी डिस्कशन हो सकती है कि कई घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि हमें अपने सिलेबस पे रह के ही बात करनी है, सिलेबस से ज्यादा आगे नहीं जाना है, ताकि आपको अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में, टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। राइट, फिर भी अगर लेक्चर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हुई हो तो उसको राइट डाउन करके रखिएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग लाइव सेशन में फिर उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।